हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के हिस्ट्री क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस की क्लास करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है ना। तो बात कर ली जाए जो शासन करने वाले काल समय के अनुसार कैसे इन्होंने शासन किया है। तो ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। ऑप्शन की बात कर ली जाए तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है कोड के माध्यम से। ठीक है, तो पहले हम पहले का सही ऑप्शन देख लेते हैं, सही आंसर क्या है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे है, कब आए, क्या किया इन्होंने, ये सारी बातें की जाएगी। तो बात कर ली जाए कि सही पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तो हो जाएगा दूसरा, यानी कि पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर। इनके काल क्रमानुसार कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो है, वैसे कि चारों इम्पॉर्टेंट हैं, चारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर बात कर ली जाए कि क्या है शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी जो है यहाँ पे हम बात करते हैं कि जन्म इसका होता है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में होता है, बिहार में। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो करेंगे हम लोग। रुपया चालू किया था, ठीक है, जो अब इस टाइम अपनी करेंसी है रुपया भारत की, वो किसने चालू किया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अब इस टाइम दिल्ली पे लोधी वंश का क्या था? शासन था। ठीक है, लोधी वंश का क्या था? शासन था। और इसका बचपन का नाम जो था वो था फरीद खान। क्या था? फरीद खान। फरीद खान। शिक्षा जौनपुर शिक्षा क्षेत्र इसने जौनपुर बनाया था। कहाँ पे? जौनपुर। शिक्षा का जो क्षेत्र था उस समय में, शेरशाह सूरी के समय में, वो जौनपुर था। ठीक है, समय के अनुसार बदलता गया शिक्षा का जो केंद्र था। ठीक है, और जौनपुर को क्या कहा जाता है? शिक्षा का सिराज या केंद्र कहा जाता है। शिक्षा का केंद्र कहा जाता था उस टाइम पे। ठीक है ना। और शेरशाह सूरी ने कम उम्र में ही एक शेर को मारा था। ठीक है, तो इसके कबीले वालों ने इसे उपाधि दी थी शेर खान की। ठीक है, शेर खान के। और गद्दे पर बैठने पर इसका नाम शेरशाह सूरी हो जाता है। ठीक है, अब शेरशाह सूरी पहले जो था वो रोहतास का जागीरदार था। रोहतास का जागीरदार था। ठीक है, जागीरदार था। और ये कहाँ से आया था? नुमानी जो सामंत थे वहाँ से ये आया था, सामंती व्यवस्था से। जब सामंती व्यवस्था किसने शुरू की थी, किस राजा ने, किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो ये नुमानी वंश का था और नुमानी जो सामंत थे वहीं से बिलोंग करता था। ठीक है ना। अब बात कर ली जाए कि शेरशाह सूरी ने जो है 1540 में ये दिल्ली का शासक बना। दिल्ली का क्या बना? शासक बना। ठीक है, और हुमायूं को इसने जो है भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था 1540 में ही। और उपाधि क्या करी थी हासिल? इसने उपाधि हासिल करी थी हजरत-ए आला। ठीक है, हजरत-ए आला। ठीक है, और दिल्ली में पुराना मस्जिद है। अब दिल्ली की हम लोगों ने बात करी थी तो किला, जिसे किला-ए पूना कहा जाता है। पहली लड़ाई इसकी, शेरशाह सूरी के बारे में ही बात हो रही है कि पहली लड़ाई जो है 1541 में होती है जनजाति के साथ, जिस जनजाति का नाम है गख्खर जनजाति। ठीक है, तो गख्खर जनजाति और शेरशाह सूरी के बीच पहली लड़ाई होती है 1541 में, जिसमें शेरशाह विजयी होता है। ठीक है, और वो क्या है, किस पर विजय करता है? रोहतास का
किला जो है उस पर विजय हासिल करता है, जो कि सासाराम में है, वर्तमान समय सासाराम में है। ठीक है। 1541 में तो पहली लड़ाई इसने किसी गखर जनजाति के द्वारा की थी और इसमें शेरशाह की जीत भी हुई थी, विजयी हुआ था ये। अब 1542 की बात कर ली जाए तो 1542 में मालवा जीता था इसने। ठीक है, मालवा जीता था। और 1543 में रायसेन जीता था। क्या जीता था? रायसेन जीता था। और 1544 में बात कर ली जाए, 1544 में इसने मेवाड़ अभियान शुरू किया था। मेवाड़ अभियान, ठीक है, जो कि चित्तौड़ में यानी कि राजस्थान में है। और मेवाड़ के राजा उस समय कौन थे? मालदेव तथा शेरशाह सूरी के बीच क्या होता है? अभियान होता है और जिसमें शेरशाह ही जीतता है। शेरशाह सूरी ही क्या होता है? जीतता है। ठीक है। और फिर 1545 में कालिंजर अभियान होता है। ठीक है, कौन सा अभियान? कालिंजर अभियान होता है। और किस राजा के साथ होता है? कीरत सिंह। ठीक है, उस टाइम पे राजा कौन होता है कालिंजर में? कीरत सिंह। और शेरशाह सूरी के साथ क्या होता है? युद्ध होता है। और यहीं पे शेरशाह सूरी ने तोप चलाया था। ठीक है, तोप चलाने से इसकी मतलब तोपें तो चली थी युद्ध में, वहीं से इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। ठीक है ना। और शेरशाह सूरी के मृत्यु होने के बाद इसका जो है इसको दफनाया जाता है सासाराम में ही। अभी हम लोगों ने सासाराम की बात करी थी, कहाँ? जहाँ पर इसने 1541 में गखर जनजाति, जो पहली लड़ाई थी इसकी गखर जनजाति के साथ, इसने रोहतास का किला जीता था, जो कि सासाराम में है। और वहीं सासाराम पे इसकी मृत्यु के बाद इसको दफना दिया जाता है। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी की बात रही। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं कि अकबर की। मान लीजिए अकबर से ही बात कर लेते हैं, लाइन से ही देख लेते हैं, या अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, किसी से भी हम शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब अकबर की। ठीक है, अकबर जो है किस वंश का है, ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। और ये हुमायूं का बेटा है। ठीक है, किसका? हुमायूं का बेटा। कौन? अकबर। ठीक है, ये राजा बनता है, यानी कि अकबर की बात हो रही है, जो कि राजा बनता है 1556 में। ठीक है, और ये 13 वर्ष का जब होता है तो ये सूबेदार होता है। किसका? पंजाब का। ठीक है, पंजाब का सूबेदार होता है। और 1556 में ये राजा बनता है। ये बात रही। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया? अकबर हुमायूं का बेटा है। इसने 13 वर्ष में सूबेदारी देखी थी किसकी? पंजाब की। और राजा बना था 1556 में। ठीक है, जन्म की बात कर ली जाए तो जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म होता है। ठीक है, किसके? अमरकोट के राजा, अमरकोट के जो राजा हैं, अमरकोट के राजा के वीर साल के दरबार में। ठीक है, इसका जन्म होता है किसका? अकबर का। अब बात कर लेते हैं कि अकबर का पहला युद्ध, अकबर की बात हो रही है। अकबर का जो पहला युद्ध है वो 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध इसने देखा था, लड़ा नहीं था। देखा था, लड़ा नहीं था। ठीक है ना। अकबर की देख रेख, यानी कि अकबर किसकी देख रेख में बड़ा हुआ था, तो आपको पता है, कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके आप ज़रूर बताइएगा। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध अकबर ने पहली बार देखा था। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं और कि 1556 में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। द्वितीय युद्ध होता है और जो कि बैरम खान और हेमू के बीच में होता है। तो बैरम खान वही है जो है, बैरम खान वही है जो जिसके देख रेख में अकबर बड़ा होता है ना, जिसके देख रेख में अकबर बड़ा होता है, बैरम खान वही है। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है वो बैरम खान और हेमू के बीच में होता है। तो मैंने बताया हेमू कौन है? अकबर को संरक्षण देने वाला, उसको सिखाने वाला चीज़ों को।
युद्ध में। और हेमू कौन है? हेमू की बात हम लोगों ने अगर बता दी जाए तो ये राजस्थान का शासक था। राजस्थान का क्या था? राजा था जो दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। तो बैरम खां और हेमू के साथ इनका युद्ध होता है। वहीं पे अकबर जो है को राजा की उपाधि मिलती है। ठीक है, अकबर को क्या है? राजा की उपाधि मिलती है। कब? 1556 में, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले ही देखा था। ठीक है, अब बात कर लीजिए 1560, तिलवाड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तिलवाड़ा का युद्ध, जिसमें किसके किसके बीच में होता है? अकबर और बैरम खां के ही बीच में होता है। अकबर और बैरम खां, ये आपको पता होगा। जो तिलवाड़ा का युद्ध है वो आपसी मतभेद की वजह से अकबर बैरम खां से ही क्या करता है? युद्ध करता है। ठीक है, बैरम खां से। और अकबर यहाँ पर क्या होता है? जीत जाता है। जिसके बाद वो बैरम खां को एक यात्रा पे भेज देता है कि आप जाइए, और उसको कहीं दंड किसी प्रकार का उसको कैद नहीं करता है। ठीक है, 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध होता है अकबर और बैरम खां में। अब 1560 की बात हो गई। 62 या 63 इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। तीर्थ यात्रा कर इसने समाप्त कर दिया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीर्थ यात्रा कर इसने क्या कर दिया था? समाप्त किया था। और 1564 में इसने जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर क्या किया था? समाप्त कर दिया था। 1571 की बात कर ली जाए तो ये फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना इसने की थी। फतेहपुर सिकरी की स्थापना। ठीक है, और 1575 की बात कर ली जाए, 71 के बाद 75 की बात कर ली जाए तो इसने इबादत खाना 1575-78 यानी कि इबादत खाना मतलब इबादत खाना बनाया था, जिसे नीति सुलह कुल कहा गया। ठीक है, नीति सुलह कुल यानी कि नीतियों का ध्यान दिया जाता था वहाँ पे। और 1578 में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था कि सभी लोग यहाँ पे आके अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोग जो भी जिसकी भी पूजा करते हैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हुई थी। यानी कि 1575 में इबादत खाना बनवाया गया था और 1578 में सभी धर्मों के लोगों के लिए इसको खोल दिया गया था। 1579 की बात कर ली जाए तो मजहर लागू हुआ था। ठीक है, मजहर लागू हुआ था। अगर मजहर क्या है? धार्मिक पुस्तकों के अधीन, धार्मिक गुरुओं के अधीन ये नहीं था। यानी कि 1579 में जो मजहर लागू हुआ था वो धार्मिक पुस्तकों के अधीन हुआ था। पुस्तकों के अधीन हुआ था, ना कि धार्मिक लोगों के अधीन। ठीक है, 1582 की बात कर ली जाए तो दीन इलाही धर्म की इसने शुरुआत की थी। 1582, जो कि पूछा जाता है दीन ए इलाही, जो कि बहुत चला नहीं। ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इलाही सन्मत कैलेंडर जारी किया था इसने 1583 में। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट बातें रहीं और बहुत सारी बातें हैं जिनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे आगे भी। अब बात कर लेते हैं हम जो है अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सेकंड कहा भी जाता है। ठीक है, सिकंदर द्वितीय की उपाधि। यानी कि अलाउद्दीन, देखिए जलालुद्दीन खिलजी अलग है और अलाउद्दीन खिलजी अलग है। खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन के बाद, जिसे फिरोज शाह भी कहा जाता है, उसके बाद गद्दी संभाली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना, जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसको सिकंदर द्वितीय कहा जाता है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि इसने अलाई दरवाज़ा बनाया था। ठीक है, जो कि पूछा जाता है, देखते अलाई दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, बनवाया था। और शराब यानी कि मद्यपान जिसे मद्यपान भी किसी एग्ज़ाम में आता है, या शराब भी दे दिया जाता है, इसको इसने अवैध घोषित किया था। यानी कि इस पर सख्त कार्यवाही की गई थी कि नहीं पीना है ना, ऐसा कुछ। तो उस पर रोक लगाई थी। अमीरों के मिलने पर रोक लगाई थी। ठीक है, इसने अपने आप से अमीरों को ये मिलने नहीं देता था। ठीक है, अब कर की बात कर ली जाए, जो कि इससे पूछी जाती है अधिकतर। तो
जजिया कर, जकात, खराज, ये सारे कर इसने लगाए हुए थे। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट रहा। और देख लेते हैं क्या कि इसमें इसके समय में दिल्ली सूफी संत में निजामुद्दीन औलिया रहते थे। प्रिय शिष्य अमीर खुसरो हैं निजामुद्दीन औलिया के। तो ये सारी बातें हैं, बस मुझे लगता है इतना ठीक है। और भी कुछ बचा रहेगा तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लास्ट में है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की हम बात कर लेते हैं। तो इसका शासनकाल 1211 से लेके 1236 तक रहा। ठीक है, इसने राजधानी दिल्ली ही रखी थी। राजधानी कहाँ रखी थी? दिल्ली रखी थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है। ये इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का गुलाम था। ऐबक का गुलाम था। ये गुलाम वंश से आता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है वो तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो ये ऐबक का क्या था? गुलाम था। ये गुलाम वंश में ऐबक का गुलाम ही था। ठीक है ना। और इसने जो एक वंश शुरू किया था इल्तुतमिश ने, जिसका नाम था इलबरी। इलबरी वंश से ये बिलोंग करता था फिलहाल। और इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता था। क्या? गुलाम का गुलाम अभी भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मकबरा निर्माण की जो पद्धति है इसने ही शुरू की थी। ठीक है, सिक्के की बात कर ली जाए तो इसने तांबे, टका, चांदी का जीतर आदि बनवाया था सिक्कों में। और अजमेर दरगाह बनवाया। किसने? अजमेर दरगाह बनाया। ठीक है, और इसे ही मुगल वंश का वास्तविक शासक कहा जाता है। इल्तुतमिश को ही वास्तविक शासक कहा जाता है मुगल वंश का। ठीक है ना। और इसने अपने युद्ध विस्तार करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। ठीक है, और ये इसने वेतन, जैसे काम करने पर वेतन दिया जाता है तो इसने वेतन के बदले एकता व्यवस्था चालू की थी। ठीक है, एकता व्यवस्था। और इसका मंत्रिमंडल का नाम था चालीसा दल। चालीसा दल आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें 40 तुर्क सदस्यों का समूह था। ठीक है ना। और 1236 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और बेटा रुकनुद्दीन, इसके बेटे का जो नाम था वो रुकनुद्दीन है। कहीं से भी जोड़ घटा के पूछ लेगा अगर पूछना रहेगा तो फिलहाल इसको। तो ये कुछ मेन पॉइंट रही। फिलहाल पहले जो क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो है दूसरा, जो कि हम लोगों ने देख लिया। निम्न में से संत शिवाजी से समकालीन थे तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो देखिए दूसरे का जो सही ऑप्शन है वो तुकाराम है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो तुकाराम की बात हो गई। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन और रिपन। तो देखिए अगर बात कर ली जाए पहले तीसरे की सही ऑप्शन की, तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब बात कर ली जाए कि क्या है इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा, बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या है। तो जो सही ऑप्शन है वहीं से हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम जूम कर लें ताकि आप लोगों को दिखाई दे। और हाँ, मैंने इसमें 4 से 5 ऑप्शंस नहीं रखे हैं, तो मैं अगली बार से ज़रूर रखूँगी। मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वो अगर आप समझ पाएंगे अच्छे से तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। फिर भी मैं अगली बार से कोशिश नहीं करूँगी, पक्का लेके आऊँगी कि जो है 5 क्वेश्चन हो, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बात कर ली जाए हेस्टिंग्स की। तो इसने इसी के समय महाभियोग लगा था। क्या लगा था? महाभियोग। इस पर महाभियोग लगा था और इसने जनरल गवर्नर का पद त्याग दिया था। ठीक है, जनरल गवर्नर का पद क्या किया था इसने? हेस्टिंग्स ने
त्याग दिया था, क्योंकि यहाँ पे इसने जो है नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चलाया था, जिससे उसकी वो फांसी हो गई थी। इसी वजह से इस पे मुकदमा चला था और इसे जनरल गवर्नर का पद छोड़ना पड़ा था। ठीक है ना। अब और बात कर लेते हैं कि ये तो प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। कब से कब था? 1773 से 85 तक। ठीक है, 1773 से 1785 तक ये था। ठीक है ना। और ऑप्शन क्या है? लॉर्ड लिटन। क्लाइव के बारे में बात कर ली जाए। क्लाइव जो है ये पहला जो है जिसका शासनकाल देख लेते हैं। 1700 क्या ही लिखा रहा है, 1757 से 60 तक। ठीक है ना। इसका शासनकाल था और इसने आत्महत्या कर ली थी, तो पता है। अंग्रेजी शासक का जन्मदाता इसे कहा जाता है। अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव को कहा जाता है। इसके समय में ही प्लासी वॉर हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी और बंगाल में द्वैध शासन चला था। ठीक है, ये पूरी तरह से जो है एक अच्छे टॉपिक्स हैं, चाहे वो प्लासी का युद्ध हुआ या अब हम बात कर लेते हैं लॉर्ड लिटन की। ठीक है, लॉर्ड लिटन की बात कर ली जाए तो इसका जो है 1876 से 80 तक इसका कार्यकाल रहता है। इसने अकाल आयोग, इसके समय था अकाल आयोग, जो कि 1878 में शुरू हुआ था। और लिटन की बात कर ली जाए, ये इस रहेगा नहीं इसमें। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसी के समय आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के समय आया था 1878 में। ठीक है, और शस्त्र अधिनियम भी 1878 में ही भी इसी समय आया था, कि भारतीयों के शस्त्र पर लाइसेंस पर रोक लगा दिया था, कि भारतीयों के जो शस्त्र दिए जाएंगे उस टाइम पे, वो जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा या लाइसेंस पे ही रोक लगा दिया कि भारतीयों को शस्त्र नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात रही। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर ली जाए तो इसमें जो ये था एक्ट इसलिए लाया था, अखबारों के लिए लाया गया था, खासकर पत्र पत्रिकाओं पे, जो जिसमें कि हिंदी में जो प्रिंट करना था वो मना था, कि आप हिंदी में अखबार नहीं प्रिंट कर सकते हैं और अंग्रेजी में कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी में भी कर रहे हैं तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये वर्नाकुलर एक्ट था जो कि इसके द्वारा चलाया गया था। पहला दिल्ली दरबार 1877 में लगाया था, इसी के समय में लगाया था जब विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य कहा गया था। ठीक है, और रिपन की बात कर लेते हैं। रिपन साहब आए हैं तो इनका 1880 से 84 इसका शासनकाल रहा। और भारतीय समाज का उद्धारक इसे कहा जाता है। भारतीय समाज का उद्धारक इसे कहा जाता है, यानी कि इसने अच्छे काम किए थे। वर्नाकुलर एक्ट को इसने समाप्त किया था। ठीक है, ख़त्म कर दिया था। और हंटर कमीशन में पहली बार, हंटर कमीशन 1882 में शुरू हुआ था। पहली बार प्राथमिक शिक्षा की बात की थी किसने? लॉर्ड रिपन ने। और स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। जो जहाँ पर है, जैसे कि जो सामंत है, जहाँ पर जो लोग जहाँ के शासन काल में जैसे रहते थे वहाँ पे वो शासन कर सकते हैं, ऐसा छूट लॉर्ड रिपन ने दिया था। तो ये सारी बातें रही। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ये दूसरा ऑप्शन। आगे देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है राजनीतिक, चिकित्सा, वास्तुकला या गणित से? इसका आसान प्रश्न है चौथे का दूसरा, चिकित्सा से। ठीक है, चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में और आप नोट डाउन करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए ये प्रश्न आप बता देंगे। फिलहाल हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या है ऑप्शन, देखते हैं। BC 261 में कलिंग युद्ध होता है, सही है। AD 78 में शक संवत की शुरुआत होती है, बिल्कुल सही है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है इलाही संवत किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अभी अभी ऐसा नहीं आप पढ़ रहे हैं तुरंत भूल गए, ऐसा होता है। AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो यही सही नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी।
कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन करके बताइए। और हम लोग आज शुरू करते हैं, मतलब कि इस क्वेश्चन में हम एक अच्छे से टॉपिक लेके चलते हैं जो कि कलिंग युद्ध पर है। ठीक है, तो हम कलिंग युद्ध को देखेंगे और जानेंगे कि क्या है, कैसे है, किसके समय हुआ, ये सारी बातें। ठीक है, कलिंग युद्ध की बात कर ली जाए तो कलिंग युद्ध अशोक के समय हुआ। कब हुआ, तो 200 क्या ही हो रहा है, अच्छा, कलिंग युद्ध 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, बिल्कुल। और कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ पर मिलती है, ये खारबेल के राजा खारबेल के समय में जो कलिंग, जिसे उड़ीसा अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उड़ीसा अब जिसे कहा जाता है, वो कलिंग था पहले। इसके राजा खारबेल थे। खारबेल ने ये हाथी गुफा अभिलेख में बताया था। हाथी गुफा अभिलेख में किसने, खारबेल ने बताया था, जो कि कलिंग के शासक थे उस टाइम पे। और इन्होंने कलिंग युद्ध का जो है जिक्र किया था। और कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख में भी मिलती है। तो ये मेन पॉइंट है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा। बात आ रही है अशोक की, तो कुछ इम्पॉर्टेंट अशोक के बारे में जान लेते हैं कि कलिंग युद्ध अशोक है। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, हमने कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा, अशोक के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इसने सबसे पहले गंधार और कश्मीर का विद्रोह दबाया था। ठीक है, और श्रीनगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, और कश्मीर जो अभियान है, इसकी बात जो है वो राजतरंगिणी पुस्तक है, उसमें की गई है। और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, कलहन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, कलहन के द्वारा लिखी गई है। अशोक के जन्म की बात कर ली जाए तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है ना। और राज्याभिषेक 261 में इसका हो जाता है। ठीक है, अब कलिंग युद्ध जो है वो 261 में, तो इसका राज्याभिषेक ही होता है। तो 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक होने के बाद 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध ये करता है अशोक, कलिंग युद्ध होता है। ठीक है ना। अब बात कर ली जाए कि और जो इम्पोर्टेंट है, हृदय परिवर्तन इसका होता है कलिंग युद्ध के बाद। ये शस्त्र त्याग देता है अशोक, क्या करता है, शस्त्र त्याग देता है। अब बात कर ली जाए कुछ मुद्राओं की, तो सोने की मुद्रा, ठीक है, स्वर्ण जिसे कहा गया, चांदी के मुद्रा को कास्परोड कहा गया, और तांबा के मुद्रा को कांकड़ी कहा गया। क्या कहा गया, कांकड़ी कहा गया। तो ये सिक्के इसने शुरू करवाए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इससे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि शिलालेख, 14 शिलालेख पूछे जाते हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है जो एक आध दो बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। जैसे कि पहले शिलालेख में क्या कहा गया है, तो पहले शिलालेख में कहा गया है अहिंसा नहीं होनी चाहिए और पशु हत्या भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अहिंसा और पशु हत्या पे रोक लगा था। ठीक है, और दूसरे वाले शिलालेख की बात कर ली जाए तो दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा की बात हुई है और दक्षिण भारत की चर्चा हुई है, जिसमें चेर पांड की बात हुई है, लेकिन चोल की बात नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में किस वंश की बात या चर्चा नहीं की गई है, तो वो चोल वंश, जो कि दक्षिण भारत के वंश थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है 5वां शिलालेख, जिसे धम्म महामात्र कहा जाता है। धम्म महामात्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें खुद पर नियंत्रण रखना है, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। और सातवां जो शिलालेख होता है, जो कि सबसे बड़ा है, जिसमें सभी धर्मों का समन्वय है कि सभी धर्मों को मिलजुल के रहना चाहिए, ये सारी बात हुई है। ठीक है, और लास्ट वाला जो है 14वां शिलालेख, उसमें गलतियों पर, जो भी उसके शिलालेख है उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी लिखने वाले की है, ये बात कही गई है। और कलिंग युद्ध की हम लोगों ने बात की ही 13वें शिलालेख में इसकी चर्चा की गई है। तो ये बात रही कलिंग युद्ध और अशोक से
रिलेटेड। और मैं नहीं बताऊंगी कि औरंगज़ेब की मृत्यु रियलिटी में कब हुई, आप बताइएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रश्न है। सारे प्रश्न कॉमन ही हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है फ़िलहाल। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे, यानी कि कैसे कैसे ये भारत में आए हुए हैं, इनके बारे में चर्चाएं। ऑप्शन है थॉमस रो, फाहियान, हेवेनसॉन्ग, और इनके कोट दिए गए हैं थॉमस रो, फाहियान या हेवेनसॉन्ग, या पहले फाहियान फिर थॉमस रो फिर हेवेनसॉन्ग। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख लीजिए। सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि पहले फाहियान आया, उसके बाद हेवेनसॉन्ग, उसके बाद थॉमस रो आया। तो नाम के हिसाब से ही लग रहा है, थॉमस रो अंग्रेजी है तो अंग्रेजी शासन बाद में आया था, तो बाद में वो आया था। ठीक है। फिलहाल हेवेनसॉन्ग के बाद तो आगे भी है, क्योंकि क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे हैं, फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं हेवेनसॉन्ग की। तो हेवेनसॉन्ग जो है वो एक चीनी यात्री है, चीनी यात्री था ये। इसका यात्रा विवरण यानी कि इसने कहाँ कहाँ किस प्रकार से आया गया, उसकी पुस्तक लिखी, जिसका नाम सी युकी है। क्या है? सी युकी। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। और इसे नीति का पंडित भी कहा जाता है, नीति का पंडित भी कहा जाता है। ये किसके समय में आया था? ये अगर आप बात करेंगे तो हर्षवर्धन के समय में, ये जो है हर्षवर्धन के समय में, यानी कि वर्धन वंश के समय में ये आया हुआ था। और एग्जैक्ट आप बताइएगा कि कब। ठीक है। हर्षवर्धन के समय में ही आया था हेवेनसॉन्ग वैसे तो ना। बिल्कुल। इसने महायान शाखा के बारे में भी अच्छे से बताया है। ठीक है। किसने? हेवेनसॉन्ग ने। तो इसने पूरा जो है जो हर्षवर्धन का जो कार्यकाल है वो पूरी तरह से बताया है इसमें, सी युकी में। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। बक्सर, प्लासी, वांडीवास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सातवें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सही ऑप्शन जो है वो दूसरा है, प्लासी का युद्ध। अब इन युद्ध के बारे में बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं, कम से कम प्लासी के युद्ध के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है और कब है। 1757 की बात कर ली जाए तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज प्लस शुजाउद्दौला, ठीक है, और मीर कासिम के साथ होता है। और इसमें अंग्रेजों की जीत होती है, जिसमें वो बंगाल को जीत लेते हैं। ये कब के समय? आलमगीर द्वितीय के समय की बात है। आलमगीर द्वितीय के समय की बात है। तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा 1757 में। ठीक है। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। 3 लोग रहे, इन लोगों के बारे में देख लेते हैं। तो अगर पहले हम लोग बात कर ली जाए कि लॉर्ड वेलेस्ली, क्या? लॉर्ड वेलेस्ली हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था, ये तब तक आप लोग देखिए। हम लोग बात करते हैं वेलेस्ली की। ठीक है। वेलेस्ली जो है वो 1798 से 1805 तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है। ये खुद को बंगाल का शेर कहता है। कौन? वेलेस्ली कहता है बंगाल का शेर। ठीक है। बंगाल का शेर। इसने सहायक संधि इसके समय पे हुई थी, सहायक संधि। ठीक है। और ढांचा, सहायक संधि का जो ढांचा था वो किसने शुरू किया था? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इपले ने किया था। किसने? इपले ने। ठीक। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। ये बात रही। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेलेस्ली। अब डलहौजी है, डलहौजी की बात कर ली जाए तो जो डलहौजी है वो हड़प नीति, आप जान ही रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी का एक ही नियम था हड़प नीति, कि उसको किसी तरह से हड़प का अगर कोई मान रहा है तो
ठीक है नहीं मान रहा है तो उसको ज़बरदस्ती करके उसकी चीज़ों को हड़प लिया जाए। ठीक है, तो हड़प नीति तो कट्टर समर्थक यही था। कौन? डलहौजी। बात कर ली जाए कब से कब तक का इसका शासनकाल था, तो कब तक गवर्नर रहा ये, जनरल गवर्नर, तो 1848 से 56 तक। ठीक है, 1848 से 56 तक हड़प नीति, ठीक है, इसने शुरू करी थी। और जिनके बच्चे नहीं थे उनके राज्य को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता था। ठीक है, और इसी के समय में 1849 में जैतपुर और संभलपुर, और 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को आदि को इसने क्या कर लिया था, कुशासन के आरोप में इनको जब्त कर लिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, रेल सेवा का जनक कहा जाता है इसे, रेल सेवा का जनक, और डाक सेवा का भी जनक कहा जाता है। 1854 में डाक सेवा पहली बार जो ट्रेन चली थी, रेल चली थी 1853 में, मुंबई से थाने तक चली थी इसी के समय में। ठीक है, डाकघर अधिनियम शुरू किया था इसने। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी इसने बनाई थी, शिमला को। ठीक है, और PWD की विभाग की स्थापना की थी 1854 में ही। ठीक है, तो ये सारी बात रही किसकी? डलहौजी की। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मिंटो लीटर, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली। हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो ऐसे प्रश्न तो आप जान ही रहे हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी, ऑप्शंस देखे जाएं तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय में एक प्रसिद्ध नाटककार थे, या इनमें से कोई नहीं। 9वें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी कौन? धन्वंतरी। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। तो इंडिका का जो लेखक था वो था मेगास्थनीज, जो कि मौर्य वंश में आया था। किसमें आया था? मौर्य वंश में आया था। तो मौर्य वंश के संस्थापक की अगर हम बात कर लें, मौर्य वंश, मेगास्थनीज सही ऑप्शन हो जाता है। मौर्य वंश की बात कर ली जाए तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है ना। इनके गुरु चाणक्य थे। गुरु कौन थे? चाणक्य थे, जो कि सभी लोग जानते हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसने पुस्तक अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी। ठीक है, और चाणक्य के जो पिता हैं उनका नाम गुणी था, पूछा जाता है कई बार। ठीक है, अब बात कर ली जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इसके अभिलेख जो है शाहगढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात में है। ठीक है, अकाल के समय जनता की सहायता की चर्चा है शाहगढ़ अभिलेख में, और तांबा की बात है। ठीक है, और ये यूरोप में यूनान के नाम से यूनान में जो है ये प्रचलित था। इतिहासकार जो सेंड्रोकोकस था, इसकी पहचान जो है विलियम जेम्स ने पहली बार की थी।